चलिए नमस्कार दोस्तों। आज पुनः एक बार फिर से पलक हिंदी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। चलिए आज ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर मैं आया हूँ। ये बहुत ही मोस्ट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, तो एक बार ज़रूर इस वीडियो को अंत तक देखें, सारे क्वेश्चन देखें। और ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, कुछ मोस्ट प्रश्न भी हैं परीक्षा की दृष्टि से। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। कैमरे के सामने किसे लाया गया था? एक अपाहिज को। किसकी चूड़ी मर गई थी? बात की चूड़ी मर गई थी। बात की चूड़ी मर गई थी। कैमरे के सामने किसे लाया गया था? अपाहिज को लाया गया था। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न तीसरा। गुनाहों का देवता, ये जो रचना है किसकी है? धर्मवीर भारती की है। अंगार उगलना का अर्थ है कठोर वचन कहना। इसके बाद अगला प्रश्न है कविता के बहाने जो पाठ है उसमें कह रहा है कविता में किसके साथ समानता और असमानता बताई गई है? दोनों चीज़ें आपको बताना है, समानता और असमानता। तो इसमें समानता और असमानता दोनों चीज़ें बताई गई हैं, फूल और चिड़िया, है ना। इसके साथ समानता भी है और असमानता भी है। अगला प्रश्न है रघुवीर सहाय की कविता कैमरे में बंद अपाहिज उनकी किस संग्रह से ली गई है? तो लोग भूल गए हैं। कैमरे में बंद अपाहिज जो कविता है जो उनकी संग्रह से ली गई है। चलिए अगला प्रश्न है कैमरे के सामने किसे लाया गया था? तो एक अपाहिज को। हम समर्थ शक्तिवान हैं, ये कहाँ बोलेंगे? दूरदर्शन पर बोलेंगे। पर्दे पर किसकी कीमत है? वक्त की कीमत है। अगला प्रश्न है कैमरे में बंद अपाहिज कविता जो है ये किसने लिखी है? कैमरे में बंद अपाहिज जो कविता है वो किसने लिखी है? तो रघुवीर सहाय ने लिखी है। अगला प्रश्न, अब कुछ रिक्त स्थान दिए हुए हैं। सूरज का सातवां घोड़ा जो उपन्यास है वो किसका है? धर्मवीर भारती का है। काली मेघा पानी दे विधा कौन सी है? तो ये संस्मरण विधा में है। चौपाई छंद में कितने चरण होते हैं? तो 4 चरण होते हैं। तीसरे तार सप्तक के कवि कौन है? तो तीसरे के कुंवर नारायण जी हैं। अगला प्रश्न है वर्णों की गणना वाला छंद कौन सा कहलाता है? तो जो वर्णिक छंद होता है उसमें वर्णों की गणना की जाती है। कैमरे के सामने किसे लाया गया था? तो अपाहिज को लाया गया था। चारुचंद्र की चंचल किरणें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। और श्रृंगार रस का प्रयोग कहाँ हुआ था? रीतिकाल में हुआ था। ये आपकी मैचिंग है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं स्वयं की विचार करने का साधन भी है। बिल्कुल सत्य है। मात्रिक छंदों में गण होते हैं, वर्णिक छंद में गण होते हैं, मात्रिक में नहीं होते हैं। ठीक है, ये जो गण हैं ये किस में होते हैं? वर्णिक छंद में होते हैं। ठीक है, वर्णिक गण छंद होता है उसमें होते हैं। लड़कों की टोली को मेढ़क मंडली नाम दिया है किसने? जो लोग क्या था उनसे चिढ़ते थे, है ना, जो उनसे चिढ़ते थे उन्हें मेढ़क मंडली नाम दिया है। लोकोक्ति को ही मुहावरा कहा जाता है। तो मेढ़क मंडली नाम दिया गया, सही है। 2 नाम दिए गए थे तो मेढ़क मंडली भी नाम था उसमें एक, तो क्या कहेंगे? सत्य है। लोकोक्ति को मुहावरा कहते हैं, नहीं, ये गलत है। अगला है बात सीधी थी पर। बात सीधी थी पर ये किसने लिखा है भैया? बात सीधी थी पर तो 2 पाठ लिखे हुए हैं कुंवर नारायण ने, कविता के बहाने और बात सीधी थी पर। तो ये किसकी है? कुंवर नारायण की है ना। अगला है प्रत्येक पंक्ति में 31 वर्ण होते हैं, कौन सा छंद होता है? तो कवित्व छंद में होते हैं 31 वर्ण। ठीक है, और पहले चरण में 16 और दूसरे में 15, बराबर कितने हो गए? 31 वर्ण हो गए। बच्चों की सेना का क्या नाम था? तो बच्चों की सेना के 2 नाम थे। एक का नाम मेढ़क मंडली, ठीक है, एक मेढ़क मंडली था, मेढ़क मंडली, और दूसरे का था इंद्र सेना। ठीक है, एक इंद्र सेना और एक मेढ़क मंडली। छोटे छोटे वाक्यांश क्या कहलाते हैं? तो जो छोटे छोटे वाक्यांश होते हैं
वो मुहावरे कहलाते हैं। ठीक है, मुहावरे कहलाते हैं। चलिए, इसके बाद जो कुछ प्रश्न दिए हैं, भाषा में यदि कसावट ना हो तो क्या परिणाम होता है ना, तो समस्या में फंस जाना होता है, जैसे लेखक फंस गया था। सवैया छंद क्या है, इसके कितने चरण होते हैं, तो ये एक वर्णिक गण छंद है और इसके 4 चरण होते हैं और ये 7 या 8 प्रकार का होता है। प्रकार पूछे गए हैं इसमें, तो 7 या 8 प्रकार का होता है। और उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध है, तो उड़ने और खिलने दोनों से अलग अलग संबंध है और घनिष्ठ संबंध है। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर लिखना है, तो ये आपसे बन जाएगा। अगला प्रश्न है, खाली स्थान फिर से आ गए। कविता की पंख लगा उड़ने की माने, उड़ने की माने मतलब चिड़िया क्या जाने। बिना मुरझाए महकने की माने फूल क्या जाने। कविता एक उड़ान है ना, आकारों के आसपास, आकारों के आसपास ये क्या है, कहानी संग्रह है, काव्य संग्रह है, काव्य संग्रह है। कुंवर नारायण का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, कुंवर नारायण का जन्म आपको बताना है ना, 19 सितंबर 1927 में कुंवर नारायण को सम्मानित किया गया था। तो इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था, है ना, व्यास सम्मान भी मिला था और ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। अगला प्रश्न है, आपको डैश अपाहिज होकर कैसा लगता है। पर्दे पर दिखाई जाएगी अपाहिज की एक बहुत बड़ी तस्वीर, फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर। अज्ञे द्वारा संपादित 51 में कौन सा तार सप्तक प्रकाशित हुआ था, दूसरा तार सप्तक। और रघुवीर जो सहाय हैं, ये समकालीन हिंदी कविता के स्तंभ हैं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ और शक्तिवान हैं। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। तीसरे तार सप्तक के कवि कुंवर नारायण जी आपके प्रश्न थे। आप चलिए, खाली स्थान। श्रृंगार रस, चलिए अलग अलग हैं। रीतिकाल में श्रृंगार रस का प्रयोग, कैमरे में बंद अपाहिज किसने लिखा था, कुंवर नारायण ने, है ना। कविता के बहाने किसने लिखा, इसमें दिन जल्दी जल्दी ढलता है। चलिए, इसमें पहले जो मुख्य मुख्य हैं उनको मिलाते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, है ना, तो इसमें क्या है, मानवीकरण अलंकार है। फूल हंसे कलियां मुस्काई, है ना, ये लक्षण शब्द शक्ति है। और कैमरे में बंद अपाहिज, कैमरे में बंद अपाहिज रघुवीर सहाय ने लिखा हुआ है। ठीक है, कविता के जो बहाने हैं वो कुंवर नारायण ने लिखा हुआ है और रीतिकाल में श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया था। चलिए फिर से देखते हैं, मैचिंग है। कैमरे के सामने किसे लाया गया था, अपाहिज को लाया गया था। कविता एक उड़ान है, जब उड़ान है तो किसके बहाने होगा, चिड़िया के बहाने होगा। गिरने से बचता है कौन, गिरने से बचाता है ना, चिड़िया के बहाने। अपाहिज बच्चों के बहाने, बेहतर करना दूरदर्शन पर बच्चों के बहाने, है ना, तो चिड़िया के बहाने। चलिए, कविता एक पेंच खोलने के बजाय बेहतर कसता चला गया था, चलिए ये सही है। और चिड़िया के बहाने, बच्चों के बहाने, इसमें मैचिंग मिस्टेक दी हुई है ना। कविता एक उड़ान है, चिड़िया के बहाने, तो अब इसका हो गया, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, है ना। और कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, यहाँ पर क्या होना चाहिए, खेल होना चाहिए। अगर यहाँ खेल आ जाएगा तो बच्चों के बहाने हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न, भाषा के साथ साथ बात और कैसी हो गई थी, पेचीदा हो गई थी। ठीक है, पेचीदा होती चली गई थी। और बात की चूड़ी मर जाना मुहावरे का अर्थ है कसावट न होना। बात सीधी थी पर कविता की रचनाकार कौन है, बात सीधी थी पर रघुवीर सहाय, कुंवर नारायण। तो बात सीधी थी भैया कुंवर नारायण ने लिखा है, रघुवीर सहाय ने नहीं लिखा। किसने लिखा था, कुंवर नारायण ने। कविता का खिलना कौन नहीं जानता है ना, तो फूल नहीं जानता है, खिलना फूल नहीं जानता, उड़ना चिड़िया नहीं जानती। बात बाहर निकलने की बजाय क्या हो गई थी, और जटिल होती चली गई थी। ठीक है, या पेचीदा कह सकते हैं या जटिल कह सकते हैं। ठीक है, जटिल होती चली गई थी। पर्दे पर किसकी कीमत होती है, वक्त की होती है। अपाहिज क्या नहीं बता पाएगा अपना दुख। दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने बैठे अपाहिज से बार बार प्रश्न पूछ रहे थे, आप क्यों अपाहिज हो, आपको अपाहिज होकर कैसे लगता है। मतलब ऐसे उनने कितने प्रश्न पूछे थे, 5 प्रश्न पूछे थे। कविता का उड़ना कौन नहीं जानता, तो चिड़िया नहीं जानती है ना, चिड़िया नहीं जानती है उड़ना। चलिए सत्य सत्य में उत्तर देना है। भाषा विचारों के अभिव्यक्ति का माध्यम है पर स्वयं विचार का साधन नहीं है, जी आपका गलत है। बात सीधी थी, रचना कुंवर नारायण। चक्रव्यूह ये भी कुंवर नारायण की है। कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने, है ना, सही है। कुंवर नारायण कविता में बात सीधी थी पर की भाषा की सहजता देखने को मिलती है ना, भाषा की सहजता बिल्कुल। और ये प्रश्न आपको करना नहीं है। कवि ने हार कर बात को कील की तरह ठोंक दिया, बिल्कुल सही है। हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, बिल्कुल सही है। रघुवीर सहाय को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, बिल्कुल सही है। सीढ़ियों पर धूप में आत्महत्या के विरुद्ध काव्य संग्रह है, संकलन है, सही है। हम फिर दिखलाएंगे फूलियों की बड़ी तस्वीर, बिल्कुल सही है। ठीक है, हम इस कविता को शारीरिक चुनौती झेलने वाले व्यक्ति के संवेदनशील नजरिया आपके आप अपनाने के लिए प्रेरित करते हुए लिखा है। हाँ बिल्कुल सही है, जो अपाहिज हैं उनके लिए एक संवेदनशील कदम उठाने की ज़रूरत है। चलिए प्रश्न देखिए कौन कौन से करना है इसमें। सब खरी कर देने के माने और कविता का उड़ने और खिलने से संबंध है, ये आपको 2 प्रश्न यहाँ से करने हैं, है ना। इसके अलावा आपको ये मुहावरे कर लेना है। चलिए इसके बाद देखिए अगले जो ऑब्जेक्ट हैं, कविता के शाब्दिक अनुशासन को क्या कहते हैं। शाब्दिक देखिए शब्द आया है तो अलंकार होगा। और छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो कहते हैं कुल 3 प्रकार के। मात्रा के आधार पर किस छंद की रचना होती है, तो जो मात्रिक होगा भैया उसकी गणना होगी मात्रा के आधार पर। कवित्व छंद एक प्रकार का किस प्रकार का छंद है, तो ये वर्णिक है। कवित्व छंद में 31 वर्ण होते हैं। हिंदी काव्य में मुक्तक छंद की प्रवर्तक कौन है ना, तो निराला को बताया गया है। दोहा छंद का उदाहरण होता है, मतलब सोठा का उल्टा होता है। यति मतलब होता है विराम। और उर्दू फारसी की छंद शैली को क्या कहते हैं, जो उर्दू और फारसी की छंद शैली उसे रुबाई कहते हैं। वर्णिक छंद का उदाहरण कवित्व और सवैया दोनों हैं। माधुर्य गुण किन रसों में पाया जाता है, तो श्रृंगार रस में पाया जाता है ना। श्रृंगार शांत और करुण रस में पाया जाता है, तो यहाँ श्रृंगार रस है, इसलिए माधुर्य श्रृंगार रस। गुण कितने प्रकार के होते हैं, माधुर्य ओज प्रसाद 3 प्रकार के होते हैं। जिसका विशेष के कारण हृदय का चित्त व्याप्त हो जाता है, वहाँ पर कौन सा गुण होता है, और चित्त में पूरी तरह रम जाता है, चित्त व्याप्त हो जाता है। चलिए यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, लिखने में मिस्टेक हो गई है। ऐसी काव्य पंक्तियाँ जो चित्त पर व्याप्त हो जाती हैं, चित्त में पूरी तरह रम जाती हैं, तो फिर वहाँ पर प्रसाद गुण होता है। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा गुण होता है, प्रसाद गुण। शब्द शक्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, इसमें लक्षण शब्द शक्ति है। यह मेरा घर है, यह मेरा घर
अभिधा शब्द शक्ति है। चलिए इसके बाद खाली स्थान है कुछ। छंद शास्त्र में पाद का अर्थ होता है ना, चतुर्थ भाग। एक छंद में डैश से अधिक चरण हो सकते हैं, है ना। 4 से अधिक होते हैं, वैसे तो 4 हैं लेकिन 4 से अधिक हो सकते हैं। जैसे कुंडलीय छंद है, छप्पे छंद है, उनमें 6 हैं। वर्णों का एक गण होता है, 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। छंदों में दरस दर्रख को लघु और दीर्घ को क्या कहते हैं, है ना। लघु और दीर्घ को छंदों में क्या कहा जाता है, गुरु कहा जाता है। और देखिए, दरख छोटे को लघु और दीर्घ को गुरु कहा जाता है। यहाँ थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, यहाँ लिखना चाहिए उन्हें क्या, ह्रस्व, है ना। ह्रस्व को लघु और दीर्घ को गुरु कहा जाता है। चलिए सूठा छंद में कितनी होती हैं भैया, 24 मात्राएं होती हैं। जिनके चरणों में समान मात्राएं होती हैं वो सममात्रक छंद कहलाता है। 22 से 26 क्या कहलाता है भैया, सवया। शब्द की अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति या व्यापार को क्या कहते हैं, शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द और अर्थ का साक्षात संबंध है, अभिधा शब्द शक्ति। प्रचलित अर्थ का बोध ना होकर उससे संबंधित अन्य अर्थ का बोध होता है, वो लक्षणा। जिस शब्द का गूढ़ या सूक्ष्म अर्थ प्रकट होता है वो व्यंजना ना होकर लक्षणा होती है। गूढ़ मतलब जटिल। श्रृंगार शांत और करुण रस में माधुर्य गुण पाया जाता है। हे प्रभु आनंदता प्रसाद गुण है। टा वर्ण संयुक्त वर्णों का प्रयोग ओज गुण में होता है और रौद्र, वीर और विभत्स ओज गुण में पाया जाता है ना। जी आपके खाली स्थान दिए हुए हैं, देखिए। तो ये खाली स्थान आपको एक उसमें लिख जरूर लेना है, मिला के चेक कर लेना है। चलिए मिलवा दे रहे हैं। वर्ण के बोलने में लगने वाला समय क्या कहलाता है, मात्रा। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। मात्राओं की गणना की जाती है तो वो मात्रिक कहलाता है। वर्णों की गणना में वर्णिक कहलाता है। छंद के प्रकार, हाँ चलिए यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। छंद के प्रकार होते हैं आपके 2, अब वर्ण होते हैं लघु और दीर्घ, है ना। एक बार और देख सकते हैं। जो वर्ण का आपका जी है, छंद आपके 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और मात्रा कहलाता है समय। वर्णों की गणना में वर्णिक, मात्राओं की गणना में मात्रिक। चलिए इसके बाद अगला, चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। माधुर प्रसाद ओज वीर श्रृंगार शांत, यही आता है इसी मन में, है ना। माधुर्य ओज प्रसाद गुण, श्रृंगार शांत वीर ओज प्रसाद माधुर्य ओज गुण, है ना। ओज गुण का ले लें तो वीर, बुंदेले हर फूलों के मुंह ओज गुण, और प्रसाद का अर्थ है प्रसन्नता। जी मिस्टेक है थोड़ा सा, ठीक है। इसके बाद ये आपको क्वेश्चन कर लेना है।